मेरा नाम अमन राज। तो इससे पहले मैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब मैं पॉलिटी का दूंगा और यूपीएससी लेवल का ही पढ़ाऊँगा। सिर्फ यूपीएससी के कंटेंट होंगे। तो पॉलिटी शब्द कहाँ से आया? ये ग्रीक शब्द था, जिसका मतलब होता है कि राज्य की स्थापना के पश्चात राज्य को कैसे चलाना है। तो ये इसको हम पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो जैसे हमारे पास राजा शासक होते थे, जैसे आप सबसे पहले एग्जांपल ले लीजिए चाणक्य का। उसने क्या किया था? उसने राज्य के पॉलिटी को काफ़ी मॉडिफाई किया था। उसका कहना था कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो। ठीक है। मतलब चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को दोस्त बना लो। और उसका ये भी कहना था कि जैसे पहिया नचता है, पहिए को नचने के लिए स्पोक्स की ज़रूरत होती है, वैसे एक राज्य को चलने के लिए मंत्री परिषद की ज़रूरत होती है। ये चाणक्य का अपना फिलॉसफी था। मॉडर्न पॉलिटी का जो कंसेप्ट है वो अब इससे पहले अगर हम बात कर लें तो मुग़ल काल में या फिर दिल्ली सल्तनत काल में या फिर हर्षवर्धना के टाइम में या फिर गुप्ता के टाइम में या फिर मौर्य के टाइम में अपने अपने मंत्री परिषद होते थे जो छोटे छोटे प्रांतों की रक्षा करते थे, छोटे छोटे प्रांतों को चलाते थे। मॉडर्न पॉलिटी की बात कर लें तो ब्रिटिश का योगदान। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट लाया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, उन्होंने 1919 का कानून लाया, 1935 का कानून लाया। और उससे हमारे मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के उभरा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा नहीं कि उसको हम लोगों ने बनाया, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के आइडियोलॉजीज़ और प्रिंसिपल से लिया गया है। जैसे फ्रांस से लिबर्टी लिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया गया है। ठीक है। तो ये सब है हमारे जानकारी में कि हमारा आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं तो अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक एक डिटेल एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात किया जाए तो मैं उसको फेडरल शब्द से ख़त्म कर दूंगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ही मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करूँगा, पूरे इंडियन के पॉलिटिकल व्यवस्था को। और मैं एक एक डिटेल अपने आने वाले वीडियोज़ में बनाऊँगा। फेडरल मतलब फेडरल क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। हमारा जो संविधान है वो फेडरल पे आधारित है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा पावर दे दिया गया, किसी को कम। पावर का शेयर किया गया है। उसमें लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी आते हैं। लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी आते हैं। लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के रूल फ्रेम करते हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट अकेले कोई रूल नहीं बना सकता है। रूल बनाने के लिए तीन चीज़ है। सिंपल तरीका से आप रूल बनाओ, या सिंपल या आधा से अधिक स्टेट का कंसेंट लेके रूल बनाओ, या फिर आप सिंपल वोटिंग से पूरे जो मेंबर बैठते हैं उससे रूल बनाओ। एक्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो रूल बनाते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे लाने के काम होता है एक्जीक्यूटिव का। ठीक है। ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या होता है कि क्या रूल हमारे फंडामेंटल राइट को वाइड कर रही है या नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट के लिए सही है या नहीं। ये जुडिशियरी का डिसीजन है। क्योंकि जितने भी आजकल केसेस हुए कभी तक इंडियन के मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच में, वो सभी फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। चाहे वो गोलकनाथ का केस हो, चाहे वो मिनर्वा मिल केस हो। ठीक है। ये सभी जुड़े हुए थे अभी तक का। तो हमारे इंडिया में एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बात हाई कोर्ट भी टाल नहीं सकता है। हाई कोर्ट तो स्टेट के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए होता है। तो अगर कोई मैटर हाई कोर्ट भी सॉल्व नहीं कर पा रहा तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। और सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाते हुए, अपना निर्णय सुनाते हुए काफ़ी ध्यान रखती है कि कहीं हमने फंडामेंटल राइट को डिरोगेट तो नहीं किया, फंडामेंटल राइट को ख़त्म तो नहीं किया है। इन सभी चीज़ का वो ख्याल रखती है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। हमारे अगर देश की बात किया जाए तो वहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो एक स्टेट का हेड है। ठीक है। स्टेट यहाँ कहने का तात्पर्य इंडिया। और स्टेट को चलाने का जिम्मा सीएम के पास होता है। ठीक उस प्रेसिडेंट के जैसे ही ठीक स्टेट में गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है।
उसको नॉमिनेट करके भेजा जाता है। और एक बात ये ध्यान आप रख लीजिएगा कि भारत के संविधान में इन सभी के लिए कोई आयु की फ़िक्स नहीं की गई है, मतलब कितने साल तक रूल करेंगे ये फ़िक्स नहीं की गई है। बस पार्टिकुलरली हमने माना है कि 5 साल तक चलेगा, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितने साल तक है, पार्टिकुलरली 5 साल मानते हैं, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, तो वहाँ पे 5 साल का कंसेप्ट काम नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार स्टेट में भी होता है, जब स्टेट में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा वहाँ भी मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नर के कंसेंट में क्या होता है, गवर्नर अगर चाहे तो गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर रहता है। प्रेसिडेंट उसको जब चाहे तब बुला सकती है, तब उसको हटा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि गवर्नर किसी एक पार्टिकुलर स्टेट का ही गवर्नर रहेगा। गवर्नर किसी 2 स्टेट का भी हो सकता है, उसके अंदर 2 स्टेट भी हो सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट भी कोई 2 स्टेट को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। मतलब इतना तक हम आपको बता रहे हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम बस बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट भी किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जिसमें फिर जितना मेंबर बैठते हैं, जितना मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर, वो बैठ के बिल को संशोधन करते हैं। और इन सब, जैसे आधार एक्ट का बात करें, रिसेंट ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आधार एक्ट में क्या हुआ था, इसने सिंपल मेजोरिटी से तो पास किया ही, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट भी लिया, क्योंकि आधार बेसिक स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट निशाना साध रहा था। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, ये सब, प्राइवेसी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी वहाँ पे देखा जाएगा कि आधा से अधिक स्टेट ने अपना कंसेंट दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। हमारा जो संविधान है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है, और इसमें डीपीएसपी एक पार्ट है। जो इंडिया के जो लड़ाई हुए थे, फ्रीडम मूवमेंट, वहाँ पे आयरलैंड से डीपीएसपी का प्रस्ताव जोड़ा गया। डीपीएसपी को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। लाहौर सेशन में सबसे पहले डीपीएसपी की बात हुई थी, क्योंकि आयरलैंड में भी ब्रिटिश ने रूल किया था, और आयरलैंड वाले भी ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए बैठे हैं। डीपीएसपी को क्या कहा जाता है, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। मतलब इसमें जितने भी आइडियाज़ और प्रिंसिपल है वो सोसाइटी के हित में है, चाहे वो विलेज पंचायत का बात किया गया हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री का बात किया गया हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का बात किया गया हो, या फिर किसी भी चीज़ों की। आप डीपीएसपी में मैं सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उन सब चीज़ों को, उन सब टॉपिक को मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक बेसिक क्लियर करके जाऊँगा। क्या बेसिक दूंगा, मतलब ये मेरा गारंटी है कि एक एक बेसिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इतना पॉलिटी में हमने फेडरल के संदर्भ में बताया कि कैसे हमारा सीएम होता है, कैसे हमारा पीएम होता है, ठीक है। मैं सब इन सभी चीज़ों को डिटेल में विवरण दूंगा। और अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट के इलेक्शन हेल्ड होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ही ऑर्डर पे होता है, ठीक है। और इसका काम पूरा इलेक्शन कमीशन करती है आर्टिकल 326 के तहत। और दूसरा बात, जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायती चुनाव के लिए होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत चुनाव हेल्ड करवाती है, और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव जो चुनाव होगा उसको सीईसी अपने मद्देनज़र रखते हुए चुनाव करवाती है, ठीक है। तो किसी भी राज्य का निर्माण भी होता है भारत के संविधान में, किसी भी राज्य का जोड़ा भी जाता है, ठीक है। टैक्स से भी रिलेटेड हमारा संविधान बताया है कि टैक्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे जीएसटी बिल के बारे में ये आप देख रहे होंगे, सभी मतलब टैक्स को तोड़ मोड़ के जीएसटी बना दिया गया, अच्छा बना दिया गया। कभी कभी इसमें मॉडिफाई करने की समय के साथ ज़रूरत होती है, और मॉडिफाई होता ही आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को, मतलब राज्य के बारे में हमने देखा, राज्य का निर्माण, टैक्स का निर्माण, जैसे भी फेडरल स्ट्रक्चर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्लियामेंट में क्या कैसे, सब चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ये तो मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, एक एक बेसिक क्लियर करूँगा। धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करेंगे।